आइडियल तो बिल्कुल यही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आप उसकी अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ हम देखते हैं जो अदलिया का मुहाज है वहाँ पर आईनी बेंच तो बन गया, अमीनुद्दीन साहब भी आ गए, जस्टिस याहिया ने मुखालफत भी की, लेकिन 7-5 से ये बेंच बन गया। क्या गलत हुआ इसमें? क्यों पीटीआई इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है? हालांकि सलमान अकरम राजा को मैं सुन रहा था, वो जो सर्विसेज मामला है उस पर तो कह रहे हैं ये अंदरूनी मामला है, ये वाक़या हो गया, इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे नुक्ते पर वो कह रहे हैं ये तो कू है जी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जमहूरियत का कत्ल है। देखिए, बात यह है कि जुडिशरी का और एस्टैब्लिशमेंट, जो पहले चूंकि एस्टैब्लिशमेंट हम जुडिशरी और फौज को मिला के कहते थे, अब जुडिशरी का चूंकि तिया पांचा हो गया है, तो अब वो एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ जो है वो आर्मी को जो है वो कहा जाता है। लेकिन हमेशा से एक रवायती नेक्सस रहा है जुडिशरी का और फौज का। अब ये है कि ये नेक्सस दरमियान में टूट गया था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है कि जो एक कोशिश है, ये वो नेक्सस बहाल करने की एक्चुअली कोशिश है। और इससे अभी तक ये हो रहा था ना कि जुडिशरी में फिर भी एक डिसेंट आ जाती थी, और चीजें जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा है। जज जब बनते हैं तो उन्हें लॉ भी देखना पड़ता है, आइन भी देखना पड़ता है। तो एक ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें एक्चुअली तो लॉ मिनिस्टर फाइनल करे कि कानून क्या है और जजमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए। उस तरह जाहिर है कि इस सेटअप में वो बड़े हैं, और जुडिशरी तो बहुत कमजोर हुई है। लेकिन असल बात यही है जी कि देखिए, हर चीज सबसर्विएंट होती है आपकी बड़ी पॉलिटिक्स की। बड़ी पॉलिटिक्स जो है अपोजिशन पाकिस्तान में बना नहीं सकी अभी तक। चैलेंज हुकूमत के अपने ही उन्होंने खुद ही बहुत बड़े किए हैं, अदरवाइज अपोजिशन की तरफ से कोई बड़ा चैलेंज हुकूमत को मिल नहीं सका अभी तक, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उन्हें खुल खेलने का भी मौका मिला है। अदरवाइज पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं थे। मतलब आप देखें ना, आप इतना बड़ी मेजोरिटी अपोजिशन जिसको आप कह रहे हैं, डू यू थिंक अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है? ये वजह है? कंप्रोमाइज से ज्यादा मेरे ख्याल कैपेसिटी नहीं है। मैं तो दूसरे में भी, अभी सिर्फ ये पीटीआई का मामला नहीं है। आप जमात इस्लामी को देख लें। मतलब जमात इस्लामी ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, जिनका बहुत मुझे एहतराम है, उन्होंने इतनी इफेक्टिव अपोजिशन बनाई थी अपनी, जब वो कराची के नाज़िम थे। लेकिन जब वो जमात के बन गए हैं, सरबराह बन गए हैं, तो वो अकेला चलने के चक्कर में उन्होंने जमात इस्लामी का ही जो है वो वही उसी लेवल पे ही छोड़ ले आए हैं जिसपे वो पहले थी। क्योंकि उनके बनने से एक उम्मीद हुई थी कि शायद जमात इस्लामी अपनी पॉलिटिक्स को बड़ा कर सकेगी। लेकिन बिजली के बिलों के मामले के ऊपर अकेला एहतजाज का फैसला करके उन्होंने बड़ा नुकसान किया। और मौलाना फजलुर रहमान को भी उस वक्त तक पजीराई नहीं मिली जब तक पीटीआई उनके साथ नहीं जुड़ी। तो देखिए, जीडीए को, जमात इस्लामी को भी सोचना पड़ेगा कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते और उन्हें पीटीआई की मदद चाहिए। और पीटीआई को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये देखें, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ टेक ऑल नहीं होता, यहाँ पे कुछ लो और कुछ दो की ही बात होती है। सो देयर समथिंग हैज टू बी गिवन, एंड उसके बदले में आपको जाहिर है कि उनकी तंजीम, उनकी जो हमायत है वो दरकार है। और फिर जब एक दफा ये अलायंस बन जाते हैं तो फिर देखिए, मुझे नहीं लगता है ये हुकूमत इस पोजीशन में भी है कि जमात इस्लामी, जेयूआई, जीडीए और पीटीआई का अगर कोई इकट्ठा अलायंस एहतजाज अनाउंस हो जाए, उसको रोकने की पोजीशन में ये हुकूमत नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं जरा अदलिया के मामले पे दोबारा वापस आना चाहूँगा, क्योंकि वो बेंच भी बन गया और फिर कमेटियाँ जो हैं वो भी अलग-अलग दोनों बन गई हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जस्टिस मुनीब हूँ या जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, उनका ख़त भी सामने आता है। फिर जस्टिस याहिया ने भी आज मुखालफत की अपने तय। लेकिन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब के खिलाफ एक शिकायत की इत्तला है मुझे कि इन्हें रोका जाए, इनके कॉन्डक्ट से सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंच रहा है। डू यू थिंक दे शुड स्टेप डाउन, जैसे एजाजुल हसन साहब ने किया था? क्योंकि इनके लिए भी स्पेस तो सुकड़ नहीं गई वहां। देखिए, बात यह है कि पहली दो इसमें इशू है ना। पहली बात तो है कि यही तो ख्वाहिश है हुकूमत की और आज़ाद अदलिया के मुखालिफ हलकों की कि ये लोग जो आज़ाद जजेस हैं वो स्टेप डाउन कर जाए, ताकि हमारी रास्ते जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए उन्हें तो कभी रिजाइन नहीं करना चाहिए। और थ्योरेटिकली भी मैं आपको बताऊं कि जुडिशरी जो है ये फौज नहीं है। फौज में जो आर्मी चीफ है वो फर्स्ट है, लेकिन जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस है वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। तो इसमें ये नहीं है कि जो चीफ जस्टिस है वो कोई ओहदे में, स्टेटस में बाकियों से अलहदा हो जाता है। इट्स जस्ट कि ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो इसलिए वो तो सारे बराबर है, उनमें किसी को रिजाइन करने की इस बात के ऊपर जरूरत नहीं है। और ये मेरे ख्याल में अगर आजाद जजेस रिजाइन कर देते हैं
तो फिर तो और जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स होगी। अल्टीमेटली तो खैर मुझे नहीं लगता जुडिशरी को कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, और मैं तो शुरू से ये बात भी कह रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई भी जुडिशरी के बस की बात नहीं है। ये आपको सियासत ही जो है उसमें अपनी जान डालनी पड़ेगी। हालिया ये जो कानून साजी हुई है उसके बाद आपको नहीं लगता कि खान साहब की रिहाई थोड़ी और दूर हो गई है? करीब भी हो सकती है। कैसे? देखिए ना, कोई बड़ा अगर आपने अपनी सेटलमेंट्स कर ली है, अगली ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो नहीं हो सकता। सो इट कैन गो आइदर वे, अब लेट्स सी। आपने चूंकि अदलिया का जिक्र किया, इसमें वकला तहरीक पे बड़ा बैंक ऑन किया जा रहा था कुछ अरसा पहले तक, कितने गई वकला तहरीक? वकला तहरीक देखिए जी, सच्ची बात है कि अब हामिद खान साहब के होते हुए जो ये ग्रुप है इसकी कोई कैपेसिटी नहीं रह गई। ये इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का हारे हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही कमर टूट गई है इनकी, और होना तो ये चाहिए था कि वो कोई खुद हटके किसी और को मौका देते कि वो उनके ग्रुप को लीड करे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जो ILF है उसको जो है वो अपने आप को हामिद खान साहब के ग्रुप से अलहदा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो देखें ना हमारा बड़ा नुकसान हुआ है कि आप देखें फायज ईसा साहब की सारी टेन्योर इस चक्कर में जो है वो उनको रिलैक्सेशंस देने में गुजर गई और सारे फैसले आपने खिलाफ करवा लिए, बल्ला ले लिया, क्योंकि वकला के इंटरेस्ट थे वो उनके सामने पेश होते थे। आखिरी महीने में उन्होंने मुखालफत भी कर ली। लेकिन देखिए जब तक ILF अपने आप को अलहदा नहीं करती हामिद खान साहब के ग्रुप से और अपने आप को अपने पांव पे खड़ी नहीं होती, तहरीक नहीं चल सकती।